जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न वही है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर प्रतिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश को ही स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। तो किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन गुप्त वंश का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरड़ के अभिलेख में, गया के अभिलेख में, नालंदा के अभिलेख में या फिर प्रयाग के अभिलेख में? तो बात कर लें समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन प्रयाग के अभिलेख भी राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? प्रश्न पूछा गया और कई बार पूछा गया है। गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में। किस काल में? तो गुप्त काल में। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1911, 1912, 1913 या फिर 1914? तो ये जब आपका एग्जाम हुआ था सक्षमता 1.0 तो कई बार रिपीट हुआ था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में। कब? तो 1912 में बिहार बना। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1959, 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956 या फिर 1 सितंबर 1951? तो बात कर लें मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। कब? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। सभी को ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो बात कर ले मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भाग 3 में वर्णित है। किसमें? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है, अनुच्छेद 12 से 35। किसमें? तो अनुच्छेद 12 से 35। और भाग की बात करें तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में जो है ये मौलिक अधिकार वर्णित है। ध्यान रखिएगा। भाग 2 की अगर बात करेंगे तो भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। क्या है? तो नागरिकता है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व। 5 की बात कर लें तो संघ सरकार। क्या? तो 5 में जो हो जाएगा ये संघ सरकार हो जाएगा। सभी को ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो हमने आपको बताया 12 से 35 में मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में, और 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। तो 21, 22, 23 या फिर 24? तो इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मौलिक अधिकार हैं? तो 24 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही वीडियो को स्टार्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि बहुत समय लगता है कि एक प्रश्न को ढूंढने में, जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, फिर उनको लाने में। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, सपोर्ट जरूर करें। अटल पेंशन योजना कब लाई गई? आपको बताना है अटल पेंशन योजना कब लाई गई? 9 मई 2015, 9 मई 2016, 10 मई 2015 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अटल पेंशन योजना की जब बात करेंगे तो कब? तो 9 मई 2015। कब? तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। जरूर ध्यान रखना है, गलती किसी को भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? तो बात करेंगे कार्ल मार्क्स की, तो ये किस देश से था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से। तो कहां से? तो कार्ल मार्क्स की बात करेंगे तो ये जर्मनी से था, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? 1936, सेकंड है 1948, थर्ड है 1951 और फोर्थ है 1956। तो बात करें भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया तो 1948 में। कब? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो लागू किया गया ये 1948 में लागू किया गया। सभी को ध्यान रखना है, कोई भी गलती नहीं करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई? पूछा गया है कि कौन सी योजना है चार ऑप्शन में से जिसको जो है भारत सरकार ने प्रारंभ नहीं किया है। वृद्धा पेंशन योजना तो भारत सरकार ने प्रारंभ की है। भारत निर्माण योजना भारत सरकार की योजना है। कुटीर ज्योति योजना ये भी भारत सरकार की योजना, जबकि जीवन तरंग कोई भी भारत सरकार की योजना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? तो जीवन तरंग इसका राइट आंसर है, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राजील। तो बात करेंगे भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी को ध्यान रखना, मैक्सिको। कहां से? तो मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक रेखा जाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? चिली, बोलिविया, पराग्वे या फिर ब्राजील। तो बात करें दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलिविया। क्या? तो बोलिविया इसका सही उत्तर है, सभी को ध्यान रखना है, कोई भी गलती नहीं करेगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1862 में, 1745 में या फिर 1884 में। फोर्थ ऑप्शन है 1947 में। तो यहां पर प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1884 में। कब? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1884 में। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें। जो भी चाहता हो, जो भी सक्षमता 2.0 की तैयारी कर रहा, उनका भी आप लोग अगर साथ देंगे तो आप भी सफल होंगे। तो ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पहली प्राचीन शैली कौन सी है? पूछा गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? उड़ीसा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर कथकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या फिर भांगड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी को ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी। क्या? तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? आपको बताना है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसा या फिर कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का क्या है? तो कुचिपुड़ी है। क्या? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, उड़ीसा का है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथक, कथकली, उड़ीसा या फिर भरतनाट्यम। तो किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में। किसमें? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कथकली किस राज्य का है? तो केरल का है। कहां का है? तो केरल का है। प्रश्न पूछा जाता है कथक कहां का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कहां का है? तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा का हो जाएगा, ध्यान रखिए, गलती नहीं करा। भरतनाट्यम कहां सा हो जाएगा? तो भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? आपको बताना है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर
क्या अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। क्या हो जाएगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व रहेगा। ध्यान रखिए, क्या रहेगा अपरिवर्तित? तो घनत्व रहेगा। ध्यान रखिएगा, उम्मीद कर सकते हैं आगे प्रश्न बनेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? पूछा गया है कि किस तापमान पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस? तो बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? तो किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, सबसे बड़ा बीजांड किसमें पाया जाता है? कुकस, नीटम, साइकस, पाइनस? तो बताना है आपको सबसे बड़ा बीजांड किसमें पाया जाता है? तो साइकस में। किसमें? तो सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है साइकस में। कहां पर पाया जाता है सबसे बड़ा बीजांड? तो साइकस में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे बड़ा बीजांड कहां पाया जाता है? तो साइकस में पाया जाता है। नेक्स्ट, विषाणु क्या है? कोशीय, अकोशीय, एक कोशीय या फिर बहुकोशीय? तो विषाणु की बात करें तो ये अकोशीय है। क्या है? तो अकोशीय। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोस्की ने की थी। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? कवक विकृति है, जीवाणु विकृति है, जल पिस्सू है, शैवाल विकृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो जीवाणु विकृति है। क्या है? तो जीवाणु विकृति है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर फन? तो जो है लाइकेन हो जाएगा। कई बार हमने आपको बताया लाइकेन जो है शैवाल कवक का पहला प्यार है। इसको वायु प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक है? तो लाइकेन हो जाए। किससे बना होता है? तो शैवाल और कवक से मिलकर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? नीम, एजोला, यूरिया या फिर पोटेशियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोला। क्या? तो निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला इसका राइट आंसर है। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? आपको बताना है 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, टी प्रकाशन, एनी बेसेंट या फिर सी राज गोपालाचारी? बताना है आपको 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन? तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कामरेड या फिर अल हिलाल? तो बात करें बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। कौन? तो केसरी थी। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। सभी को ध्यान रखना है, गलती कोई भी नहीं करेगा, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? लाला लाजपत राय, अगरकर, बाल गंगाधर तिलक या फिर अरविंद घोष? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। कौन? तो अरविंद घोष इसका सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। प्रश्न है, मार्ले मिल्टो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1909, 1919, 1935 या फिर 1942? तो मार्ले मिल्टो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो 1909 में। कब? तो 1909 में। ध्यान रखिएगा, गलती किसी को भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? 1956, 1957, 1958 या फिर 1959? तो आपको बताना है भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो 1962 में। कब? तो 1962 में। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो 1962 में, जरूर ध्यान रखें। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या फिर भाग 9? तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। किसमें?
तो भाग 9 में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सेकंड लास्ट है दोस्तों। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो किसमें? तो भाग 4 में। किसमें? तो संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? तो भाग 4 में। जरूर ध्यान रखें। अनुच्छेद की बात करें तो 40 हो जाएगा, गलती नहीं करना है, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संख्याओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? आपको बताना है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 71वां संशोधन था, 72वां संशोधन था, 73वां था या फिर 74वां था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन था। कौन था? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 35 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपकी सही हुए, स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर आपको सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।